हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जो महामारी चल रहा है, कोरोना महामारी, इसमें आप लोगों को बच के रहना है और दूसरे को भी सलाह देना है कि कैसे बचाव करना है। तो प्यारे बच्चों, प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के मैथ में इंटीग्रल्स या यूं कहें इंटीग्रेशन, समाकलन पढ़ रहे थे और ये हम लोगों का आज दूसरा लेक्चर होगा। तो बच्चों, जो आपका पहला लेक्चर था, जो पहला क्लास था, उसमें मैं इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बताया था, मैं डेफिनेशन दिया था। इंटीग्रल्स क्या होता है मैं बताया था, इंटीग्रांड क्या होता है मैं बताया था, और इंटीग्रेशन का क्या क्या यूज है, किस किस सेक्टर में इसका यूज है, वो चीज़ मैं आपको बताया था। और फिर कई सारे फॉर्मूला को हम लोग डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में बदले थे। और याद कीजिए कि इंटीग्रल का ही मैं कई सारा आपको नाम बताया था। इंटीग्रल हो सकता है, प्रिमिटिव हो सकता है, एंटी डेरिवेटिव हो सकता है, ये सब एक ही नाम है, बस बोलने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग ढंग है। और इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्चुअली में जो सारा प्रोसेस होता है, समझ गए, किसी इंटीग्रांड को सॉल्व करके जो आपको इंटीग्रल मिलता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसीलिए हर जगह नाम जो है कि इंटीग्रेशन ही लेते हैं, इंटीग्रल नाम बहुत कम ही लिया जाता है। तो होप कि आपको पिछला क्लास बिल्कुल समझ में आया होगा बच्चों। तो पिछले क्लास में जो मैं फॉर्मूला बताया था, उस चीज़ को आप कई बार अपने से सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा। हाँ, इससे आपका प्रैक्टिस होगा, क्योंकि जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन में बिना फॉर्मूला का हम लोग एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसी तरह से इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन में बिना फॉर्मूला का हम लोगों को एक लाइन भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इंटीग्रेशन का भी एक मैं दूसरा नाम बता देता हूँ। जिस तरह से इंटीग्रल्स या एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव सारा एक ही चीज़ है, उसी तरह से इंटीग्रेशन का आप दूसरा नाम एंटी डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, आज उससे आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम लोग हमेशा हर चैप्टर में करते आए हैं कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हम लोग उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जरूर पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यानी कि ज्यामितीय निरूपण जरूर पढ़ते हैं। इससे फायदा ये होता है कि एक्चुअल में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, वो चीज़ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से पता चल जाता है। तो बच्चों देखिए, आज हम लोग यही पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, यानी कि अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण। याद कीजिए कि हम लोग इंटीग्रल को दो भागों में बांटे थे, एक आपका था इंडेफिनिट इंटीग्रल और एक आपका था डेफिनिट इंटीग्रल। हाँ, तो पहले हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल ही पढ़ेंगे, फिर बाद में डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए, मैं तो कहूंगा कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता हूं। आइए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक है बच्चों। तो आइए, अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, मैं एक बार आपको बता देता हूं फिर से। हम लोग इस प्रकार से पढ़े थे कि d/dx ऑफ fx प्लस c बराबर, सपोज कि आपका है fx। समझ गए क्या बोले बाबू, कि d/dx ऑफ fx प्लस c इक्वल टू आपका fx है, या यू कहें कि बढ़की fx प्लस c का डेरिवेटिव यदि आपका fx होता है
तो fx का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो बढ़ के fx प्लस सी। और एंटी डेरिवेटिव को लिखने का तरीका हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं इंप्लाइज एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx। ये लिखने का तरीका होता है और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो fx प्लस सी के बराबर हो जाएगा। समझ गए बच्चों, किसके बराबर, तो fx प्लस सी के बराबर। यह आपका एंटी डेरिवेटिव हो गया, जिसको कि अब हम लोग एंटी डेरिवेटिव के बजाय हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बच्चों देखिए, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि d बाय डी एक्स ऑफ, समझ गए, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर, बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस सी कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2x, और सी को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0। तो इसी को लिखने का क्या तरीका है कि 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया, तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ गए, तो हमने क्या लिया, हम लोग जो है बड़की fx के जगह क्या ले लिए, एक्स स्क्वायर, और छोटकी fx के जगह आप क्या ले लिए, तो आप ले लिए 2x। समझ गए, क्या ले लिया आप, 2x। कहने का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार से इंटीग्रेशन fx dx बराबर बड़की fx प्लस सी, दैट इज छोटकी fx का मतलब कितना हो गया, 2x, और बड़की fx का मतलब कितना हो गया, तो बड़की fx का मतलब हो गया आपका x स्क्वायर। हाँ, तो अब क्या कीजिए बाबू कि ये जो आपका इंटीग्रेशन है ना, इसको आप y मान लीजिए, लेट y बराबर इंटीग्रेशन fx dx बराबर 2x dx, और ये किसके बराबर हो गया, तो बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ गए, यानी कि आपको क्या मिला, आपको मिल गया y बराबर, हाँ, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी। यदि आप जो है, ये जो आपका इंटीग्रल है, यदि आप इसको y आप मान लेते हैं, समझ गए, तो y बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। और देखिए कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी, यह आपका एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए, पैराबोला को कैसा समीकरण, कैसा इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं कि x और y में आपका एक रिलेशन होने चाहिए। यानी कि जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, उसी के बारे में मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दूं कि पैराबोला की इक्वेशन, किस प्रकार का इक्वेशन पैराबोला होता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें दो वेरिएबल रहेगा, क्या क्या, तो x और y। हाँ, और इसमें से आपका एक पर 2 पावर रहेगा और एक पर आपका 1 पावर रहेगा। चाहे आपका जैसे यहाँ पर x पे 2 पावर है तो y पर 1 पावर है, या ऐसा भी हो सकता है कि y पर 2 पावर हो और x पर 1 पावर हो। हाँ, और इधर जो कांस्टेंट आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कांस्टेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और याद रहे कि ये जो आपका c है, ये c बिलोंग्स टू r। r का मतलब क्या हो गया, तो r का मतलब हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। हाँ, यानी कि आपका जो c है यह रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होगा। ठीक है बच्चों,
इमेजिनरी नहीं होगा, काल्पनिक नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, समझ गए, सम्मिश्र संख्या आपका नहीं होगा। ठीक, तो यहां पर c का मान बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, जब रियल नंबर है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो हम लोग समझने के लिए, समझिए, अपने सुविधा के लिए कुछ सिलेक्टेड मान को हम लोग लेते हैं। जैसे क्या क्या सिलेक्टेड मान आप ले लीजिएगा, तो आप इस प्रकार से ले लीजिए, y बराबर एक्स स्क्वायर जब c बराबर 0 हो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब c बराबर 1 हो, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब c बराबर माइनस हो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 जब c बराबर 2 हो, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 जब c बराबर माइनस 2 हो। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोग जो है कि बहुत सारा मान को ले सकते हैं। हाँ, तो अब ऐसा है कि इसको हम लोग ग्राफ पर दिखाते हैं। आइए इसका एक डायग्राम बना लीजिए। तो डायग्राम आप इस प्रकार से बनाइए, समझ गए बच्चों, इस प्रकार से आप डायग्राम को बना लीजिए। ठीक, ये आपका हो गया x, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। ये आपका हो गया y और ये आपका x डैश और ये भाई साहब आपका हो गया y डैश। और जहां पर ये एक दूसरे को काटता है इसको हम लोग ओरिजिन यानी कि 0 ले लेते हैं। अब देखिए क्या है कि पैराबोला कैसे बनेगा। पैराबोला को हम लोग 4 प्रकार से बनाने जानते हैं। हाँ, कैसे? एक तो पैराबोला का जो मुंह है दाएं बाएं की तरफ खुलता है, मैं थोड़ा सा बना कर दिखा देता हूं फिर मैं मिटा दूंगा। एक तो पैराबोला आपका इस तरह से बनता है, एक पैराबोला आपका इस प्रकार से बनता है, एक पैराबोला इस तरह से बनता है और एक पैराबोला ऐसे बनता है। समझ गए? यही आपका 4 प्रकार से हम लोग पैराबोला को बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि ये जो है ना, ये जो पैराबोला है ये आपका ऊपर और नीचे ये तब बनता है जब x पे पावर 2 हो, समझ गए, और जब y पे पावर 2 हो तो पैराबोला आपका बनेगा ये दोनों। ठीक है, क्या बोले बाबू? जब x पे पावर 2 हो तो ये दोनों पैराबोला बनेगा और जब y पे पावर 2 हो तो ये दोनों पैराबोला आपका बनेगा। अब बात है कि कब कौन सा कैसे बनेगा। यदि आपका पॉजिटिव रहता है ये दोनों केस, नेगेटिव रहता है ये दोनों केस, यानी कि ये जो केस है यह आपका पॉजिटिव के लिए होता है और ये जो दोनों केस है यह आपका निगेटिव के लिए होता है। ठीक है, तो मैं क्या बताया, मैं एक बार फिर से बता दूं, यदि x पे पावर 2 रहेगा तो ऊपर या नीचे बनेगा, यदि y पे पावर 2 बनेगा तो रहेगा तो आजू या बाजू बनेगा, और पॉजिटिव के केस में आपका ये दोनों रहेगा और नेगेटिव के केस में आपका ये दोनों रहेगा। समझ गए बच्चों? तो ये आपका पैराबोला है। तो देख लीजिए यहां पर जो है ना कि पॉजिटिव है, x और y ये दोनों ही पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव और निगेटिव देखना क्या है, तो आपको देखना है x और y। समझ गए? तो x y यहां पर क्या है, तो पॉजिटिव है। ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इसको हम लोग अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं और इससे हम लोग डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। समझ गए? तो अपवर्ड पैराबोला आपका बनेगा। आइए हम लोग बनाते हैं, देखिए। अब देखिए आपका क्या है कि जैसे देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका कहां से जाएगा, तो ये आपका जाएगा ओरिजिन से, मूल बिंदु से। मैं आपको एक तरीका भी बता दूं, कई बार कंफ्यूजन होता है कि पैराबोला कहां से लेंगे। तो आप जब x का जगह 0 रखिएगा तो y ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा, 0, यानी कि ओरिजिन से ये जाएगा। तो ये पैराबोला आपका हो गया इस प्रकार से। समझ गए बाबू? ठीक है, तो ये जो रहा इसका इक्वेशन क्या होगा बाबू, तो इसका इक्वेशन हो गया y बराबर
एक्स स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ तक दिख रहा है। अब देखिए तो अगला क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये कहां से जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको तरीका बताता हूं कि पैराबोला कहां से जाएगा। देखिए जब x के जगह 0 रख दीजिएगा, समझ गए, जब x के जगह 0 रखिएगा तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 1। यानी कि जब x के जगह 0, y सपोज कि 1 आपका यहां पर है, ठीक है, तो यह पैराबोला आपका यहां से जाएगा। ठीक है बाबू, और इसका क्या इक्वेशन हो गया, तो इसका इक्वेशन हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। होप कि दिख रहा हो, हाँ यहां तक दिख रहा है। फिर देखिए अब इसको देख लीजिए, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यदि x के जगह 0 रखिएगा तो y कितना हो जाएगा, -1, यानी कि नीचे से जाएगा। ये सपोज कि आपका -1 है, नीचे से जाएगा। ये आपका कितना हो गया, तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, दिख रहा है। इसी तरह से इसको देखिए, x के जगह 0 तो y बराबर 2, यानी कि एक दूरी ये है, 2 दूरी यहां पर हो जाएगा, नहीं तो ये पैराबोला आपका इस प्रकार से बाबू जाएगा। तो इसका इक्वेशन कितना हो गया, तो इसका इक्वेशन हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और अब देखिए तो यहां पर कि यहां पर यदि x का जगह 0 रखिएगा तो y कितना मिलेगा, -2 आपका यहां पर होगा कहीं नीचे। तो ये पैराबोला आपका जाएगा इस प्रकार से, समझ गए। और इसका जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन आपका क्या हो गया, तो इसका इक्वेशन हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, समझ गए। तो देखिए बाबू हम लोग जो है कि क्या किए कि आपका y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस c था, तो c के अलग अलग मान के लिए हम लोग अलग अलग पैराबोला को खींचे। यानी कि ये जो है आपका फैमिली ऑफ पैराबोलास है, यानी कि फैमिली ऑफ कर्व्स है। जो स्पेशल आपका जो ऐसे जनरल नाम हुआ, तो जनरल नाम इसको आप बोल सकते हैं कि कर्व, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि आपका एक पैराबोला है तो स्पेसिफिक नाम इसका आप पैराबोला बोल सकते हैं। यानी कि आपका इंटीग्रल से क्या मिलता है, तो इंटीग्रल फैमिली ऑफ कर्व्स आपको दिया, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो अब ऐसा कीजिए कि हाँ, अब आपको क्या करना है, तो इस प्रकार से करना है कि लेट x बराबर a, x बराबर a आप एक लाइन ले लीजिए, हाँ, और जहां पर जो a है यह a आपका ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है। हालांकि आप चाहे तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर पॉजिटिव को लेता हूं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, क्लास 11 में हम लोग क्या पढ़े हैं कि हम लोग पढ़े हैं कि यदि x बराबर रहेगा तो y के पैरेलल लाइन खिंचाएगा, और यदि y बराबर रहेगा तो x के पैरेलल लाइन खिंचाता है। x मतलब x एक्सिस, y मतलब y एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर x बराबर a है, यानी कि आपका y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हम लोग खींचते हैं, और बाबू यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से मान लीजिए क्या कि ये आपका एक लाइन है, और ये लाइन आपका x बराबर क्या है, तो x बराबर ये है, ठीक है। अब देखिए तो क्या देखिएगा कि आपका जो है, समझ गए, आपका जो फंक्शन था, समझ गए, फंक्शन आपका क्या था, तो जैसे कि यही आपका y बराबर कितना है, तो y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यदि आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाय dx बराबर कितना मिल जाएगा, तो बराबर मिल जाएगा कितना बाबू, 2x। और यदि dy बाय dx आप x बराबर a पे निकालते हैं, समझ गए, कहां पर, x बराबर a पे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2a, समझ गए बाबू, कितना हो जाएगा 2a, ठीक।
अब बात है कि यहाँ पर हम दिखाना क्या चाहते हैं। तो मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर आपका जैसे c है, यहाँ पर 1 है, -1 है, 2 है, -2 है, चाहे जो भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डिफरेंशिएट करने पे तो जीरो ही हो जाएगा ना, समझ गए। डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली चाहे किसी को भी आप डिफरेंशिएट कीजिए, इसीलिए मैं जनरल इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट कर दिया। तो आपको डिफरेंशिएट करने पे 2x मिल गया, और यदि x बराबर a रखते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाता है, 2a। और याद कीजिएगा आप डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या पढ़े थे, मैं पहले लेक्चर में भी आपको बताया था डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। थोड़ा सा मैं बताया था कि डिफरेंशियल कैलकुलस से आपको कर्व, समझ गए, कर्व पर टेंजेंट का स्लोप देता है, समझ गए। कर्व पर टेंजेंट क्या क्या देता है, स्लोप। तो ये भी स्लोप कहाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो ये जो आपका x बराबर a है, यहां पर यदि आप टेंजेंट को खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, जैसे आइए मैं टेंजेंट को ड्रॉ करता हूं, देखिए मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। तो इस तरह से ये टेंजेंट हो जाएगा बाबू, समझ गए, ध्यान से देखिएगा। ये आपका टेंजेंट हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया, ये आपका इस पॉइंट पे टेंजेंट हो गया, ये आपका जो है टेंजेंट हो गया। जितना मैं जो लाइन खींचा ये सब का सब आपका क्या है, तो सब का सब आपका है टेंजेंट, ठीक है। तो जितना भी है, जितना भी कर्व है, सब के लिए तो आपका जो टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया, 2a हो गया ना, समझ गए। ये जितना भी कर्व है सब का सब कर्व का जो टेंजेंट का स्लोप है वो कितना हो गया, 2a, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि यदि दो रेखा का, दो लाइन का स्लोप बराबर हो जाता है तो वह दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है, समझिए। क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताया कि यदि, समझिए, यदि आपका दो लाइन, दो रेखा का स्लोप बराबर हो जाए, ढाल बराबर हो जाए, तो वह दोनों लाइन समांतर हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। यानी कि ये जो है, ये जो आपका कर्व है और x बराबर a का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हाँ, जो आपका प्रतिच्छेदन बिंदु है, वहां पर जो टेंजेंट हम लोग खींचे तो सब का सब टेंजेंट एक दूसरे का क्या हो गया, पैरेलल मिल गया, नहीं, समांतर हो गया। यानी कि आपको जो है क्या मिला, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया बाबू, स्लोप हो गया, हाँ। और आपको क्या मिला, तो आपको जो है सबका स्लोप बराबर है, यानी कि ये जो टेंजेंट है, समझ गए, ये जो टेंजेंट है, यदि आप नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 0 से जा रहा है, इसको आप P नोट बोल दीजिए, ये 1 से जा रहा है, इसको P1 बोल दीजिए, 2 से जा रहा है, इसको आप P2 बोल दीजिए, -1 से जा रहा है, इसको P-1 बोल दीजिए, -2 से जा रहा है, इसको यदि आप P-2 बोल देते हैं, तो P नोट, P1, P2, P-1, P-2, इससे जो आपका जो समांतर रेखाएं, जो आप, बल्कि जो रेखाएं, जो टेंजेंट है, वो सारा का सारा टेंजेंट आपका क्या है, तो पैरेलल है। यानी कि दैट इज ऑल दी टेंजेंट्स एट दी पॉइंट P नोट, P1, P2, P-1, P-2 आर पैरेलल, समझ गए, आर क्या हो गया, पैरेलल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको क्या मिला, यही जो है ना आपका इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता है। तो क्या मिल गया बाबू इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कि जो आपका इंटीग्रल जो आपका मिलता है, उससे क्या होता है, जो फैमिली ऑफ कर्व्स होता है, उस फैमिली ऑफ कर्व्स पे यदि आप कोई एक लाइन खींचते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो आपका टेंजेंट गुजरता है, सब का सब टेंजेंट एक दूसरे का पैरेलल होता है, समांतर होता है। यही इसका आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। तो मैं तो कहूंगा कि बच्चों इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा।
आइए बाबू, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद फिर मैं जो आपको अभी जो बात बोला उसी चीज को मैं 2 लाइन पे लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों, मैं जो आपको बता रहा था कि आपका पैरेलल टेंजेंट मिलता है, तो जो मैं बताया उसी चीज को मैं यहां पर लिख दिया हूं। देखिए मैं क्या लिखा हूं, thus we may say that the indefinite integral of a function represents geometrically a family of curves। फैमिली ऑफ कर्व्स मिलता है, जहां से मैं यहां से बता दिया था कि फैमिली ऑफ कर्व्स, और यहां पे स्पेसिफिक में कर्व्स को पैराबोला बोला था। फैमिली ऑफ कर्व्स हैविंग पैरेलल टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो लाइन मैं खींचा था, इस लाइन को जो मैं खींचा था, ये लाइन मैं कहां पे खींचा था, तो यहां पर देख लीजिए कि यहां जो है x आपका इंटीग्रेशन का वेरिएबल है, तो x एक्सिस पर मैं इसको परपेंडिकुलर लाइन को खींचा था। ध्यान से देखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं बहुत ही कीमती बात मैं बोल रहा हूं। क्या मैं बोला बाबू, कि यहां पर इस इंटीग्रल का जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, x। तो मैं जो यहां पर लाइन खींचा था x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन में खींचा था, लंब लाइन में खींचा था, वही लिखा हुआ है पैरेलल टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ द लाइंस ऑर्थोगोनल, यानी कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल x है, तो x एक्सिस पे मैंने जो आपका एक परपेंडिकुलर लाइन, लंब लाइन खींचा था, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जितना भी आपका कर्व का टेंजेंट मिलता है वो सारा का सारा पैरेलल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो होप तो आपको समझ में ये आया होगा। तो आइए एक बार आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लें और तब फिर हम लोग कुछ फॉर्मूला को सिद्ध करते हैं। ठीक है, आइए इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आइए बच्चों, देखिए कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का, जिसमें पहला प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है। तो उसी चीज को हम लोगों को सिद्ध करना है। तो आइए बच्चों हम लोग सिद्ध करते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या करिएगा, तो इस प्रकार से लीजिए कि लेट fx बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx। मान लीजिए कि बड़की fx छोटी fx का एंटी डेरिवेटिव है, यानी कि इंटीग्रल है, यानी कि प्रिमिटिव है। तो दैट इज आप क्या कहना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ fx बराबर fx, यही ना होगा। fx का एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया, तो बड़की fx हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि, और हम लोग कर सकते हैं कि d बाय डी एक्स ऑफ fx प्लस c, इसको आप क्या लिख सकते हैं, fx, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि c को डिफरेंशिएट की जगह कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो fx का एंटी डेरिवेटिव कितना है, अब यहां पर fx प्लस c हो गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज इंटीग्रेशन fx dx बराबर कितना हो जाएगा, तो fx प्लस आपका हो जाएगा c। ठीक, अब क्या कीजिए, तो लिखिएगा देयरफॉर d बाय dx ऑफ इंटीग्रेशन fx dx बराबर कितना हो जाएगा, समझ गए, d बाय dx ऑफ इंटीग्रेशन fx dx। यानी कि यदि आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसके जगह पर अब ये वाला लिख दीजिए, यानी कि
डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी। और ये c का तो आपका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। समझिए, d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और देख लीजिए कि d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, समझिए d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स किसके बराबर है, तो एफ एक्स के बराबर है। तो ये भाई साहब कितना हो गया, तो छोटकी एफ एक्स। समझ गए, कितना हो गया, छोटकी एफ एक्स। यानी कि दैट इज आप क्या देखे कि d बाय डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर आप क्या देखे, तो आप देखे एफ एक्स। और यही चीज हम लोगों को सिद्ध करना है। आप कहिएगा कि सर मास्टर साहब ये तो हमको समझे में नहीं आया, आप क्या किए, तो अब मैं समझाता हूं, समझिए, समझिएगा। देखिए, ई है डिफरेंशिएशन, बोलो, ई है इंटीग्रेशन, बुझेंगे, व्हाट बुझेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बोथ आर खत्म, दोनों बर्बाद हो गया। फिर से सुनिए क्या बोले, बोलिए डिफरेंशिएशन, बोलिए इंटीग्रेशन, और दोनों मिला तो दोनों बर्बाद हो गया। क्या हो गया जी, बर्बाद। तो क्या मिला, एफ एक्स। क्या मिल गया, एफ एक्स। यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ दिखेगा तो दोनों बर्बाद हो जाएगा, हाँ, कट के मर जाएगा, मिट जाएगा, तो सिर्फ आपका अंदर वाला फंक्शन मिल जाएगा। बुझी, ठीक। कुछ सवाल मैं इस पे बताऊंगा। तो आपका ये वाला सिद्ध में कर दिया। अब यदि पहले इंटीग्रेशन रहे फिर डिफरेंशिएशन रहे तब क्या होगा, नीचे वाला भी मैं सिद्ध करता हूं। अगेन अगेन d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर क्या आप लिखते हैं कि एफ एक्स का आप जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसको लिखने का तरीका है ना एफ डैश एक्स, है कि नहीं, एफ डैश एक्स लिखने का तरीका है। अब डेफिनेशन क्या कहता है, आपका जो एंटी डेरिवेटिव का डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि एफ एक्स को डिफरेंशिएट किए तो मिल गया एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स का एंटी डेरिवेटिव कितना हो गया, एफ एक्स, यही ना जी, दैट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कितना मिल गया, तो मिल गया आपका एफ एक्स। यानी कि कहने का मतलब है इस तरह से समझिए कि इंटीग्रेशन d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, नहीं जी, एफ डैश एक्स को लिख सकते हैं इंटू डी एक्स, कितना मिल गया, तो आपको मिल गया एफ एक्स। यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों एक साथ रहे तब भी दोनों कट के बर्बाद हो जाएगा और आपको सिंपली वो फंक्शन मिल जाएगा। क्या बोले बाबू, मैं यहां पर बोला था कि पहले डिफरेंशिएशन तब इंटीग्रेशन आएगा तो कट के बर्बाद हो जाएगा, सिर्फ एफ एक्स मिल जाएगा। या मैं यहां पर बोला कि पहले इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशिएशन आएगा तब भी कट के बर्बाद हो जाएगा, तब आपको सिर्फ और सिर्फ आपका वो ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। बुझ गए, तो यही आपका होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। बुझी, बढ़िया से बुझी, तो स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखिए, अब हम लोग प्रॉपर्टी 2 देखते हैं। क्या है, कहता है कि टू इंडिफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। यानी कि दो आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल है, दो आपका अनिश्चित समाकलन है। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज बोलूंगा कि जिस भाई को ये भी हिंदी में चाहिए ना, तो वो क्या कीजिएगा कि आप एनसीईआरटी बुक उठाइएगा वॉल्यूम 2 और उससे इसको हिंदी में लिख दीजिएगा। क्या दिक्कत है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, मेरे पास हिंदी वाला बुक है ही नहीं, तो इसका आप अपने से भाषा बना के लिखेंगे तो सॉलिड भाषा नहीं ना होगा जी। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि यदि इन्हीं को इस चीज को हिंदी में लिखना है तो बाबू आप जानते हैं प्रभाकर से एकदम एक सूर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, बुझे कि नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी के वॉल्यूम 2 उठाइएगा
और उसमें से आप इस चीज़ को देखिएगा, आप खोजिएगा, 2-3 पेज उल्टा कर ये आपको मिल जाएगा, आप इसको हिंदी में लिख दीजिएगा। या फिर मोबाइल में ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मैं भी मोबाइल से हिंदी में लिख सकता था, लेकिन मैं इसी मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। जब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं लिखूंगा कैसे इसको, बुझे? चलिए, क्या कहता है कि टू इंडिफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। यानी कि दो आपका फंक्शन है और उस फंक्शन का इंटीग्रल है, समझ गए? इंडिफिनिट इंटीग्रल है, कहता है दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, समझ गए? और यदि वो दोनों बराबर होता है तो दोनों आपका सेम फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, हाँ, और वो इक्विवेलेंट होता है। मैं अभी बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आइए, प्रूफ। प्रूफ, let fx and gx be two functions such that, यानी कि माना कि fx तथा gx दो फलन इस प्रकार है कि डी बार डी एक्स ऑफ एफ एक्स का इंटीग्रल बराबर डी बार डी एक्स ऑफ जी एक्स का इंटीग्रल। यानी कि एफ एक्स का इंटीग्रल, समझ गए, और आपका gx का इंटीग्रल, ये दोनों, इस दोनों का आपका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव बराबर है। ठीक, दोनों का क्या है? बराबर। ये क्वेश्चन एक आता है, तो हम लोगों को दिखाना है कि ये दोनों सेम फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। दोनों को एक तरफ आप कर दीजिए, डी बाय डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स बराबर 0। दोनों आपका डिफरेंशिएट हो रहा है और एक ही वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। आप इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, डी बाय डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो अब इसको आप जो है ना, आप इसको क्या कीजिए कि कोई एक राशि मान लीजिए, क्वांटिटी मान लीजिए, और इस क्वांटिटी को आपने डिफरेंशिएट किया है, तो ये भाई साहब 0 हो गया। बुझेंगे? पार्ट बुझेंगे कि ये आपका कोई एक क्वांटिटी है और इसे आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और ये 0 हो गया। तो अब बताइए कि ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा? कांस्टेंट नहीं जी, आप जब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 हो जाता है। यानी कि ये भाई साहब कांस्टेंट के बराबर है। बुझे? फिर से बुझे क्या बोले? हाँ, बोले कि यह आपका एक क्वांटिटी है जिसको आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और वैल्यू कितना हो गया? 0। डिफरेंशिएट करने पे 0 मिलता है, यानी कि वो फंक्शन कांस्टेंट रहा होगा तभी ना जी। कहने का मतलब है कि यह फंक्शन आपका कांस्टेंट है। implies integration fx dx माइनस इंटीग्रेशन gx dx बराबर c, कांस्टेंट। समझ गए बाबू? क्या मिल गया? कांस्टेंट। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख दीजिए, इंटीग्रेशन fx dx, इस भाई को उधर भेज दीजिए, तो इंटीग्रेशन gx dx और प्लस आपका जो c है ना, इस c को आप लिख दीजिए c2 माइनस c1, वेयर c बराबर c2 माइनस c1 आप लिख सकते हैं, क्योंकि c आपका एक कांस्टेंट है। इसको c2 माइनस c1 लिख दीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कि 7 को आप लिख सकते हैं ना 9 माइनस 2, है ना? 7 को 9 माइनस 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से मैं c को c2 माइनस c1 लिख दिया, देयर इज नो दिक्कत।
अब नो दिक्कत, तो यहाँ कमिंग क्या कमिंग, C1 को आप उधर भेज दीजिए। इम्प्लाइज, थोड़ा सा मैं यहाँ से ले लेता हूँ, एक ही लाइन में अट जाएगा, यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इम्प्लाइज इंटीग्रेशन fx dx, C1 को तरफ लेके जाइएगा तो प्लस C1 बराबर इंटीग्रेशन gx dx, और प्लस आपका क्या हो गया, तो प्लस आपका हो गया C2, ठीक। याद कीजिए, इसके पहले जब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे कि आपका फैमिली ऑफ कर्व्स बताता है, और ये भी आपका क्या हो गया, फैमिली ऑफ कर्व्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को, और ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को, और दोनों बराबर हो तो गया। यही तो बोल रहा था कि सेम फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये आपका रिप्रेजेंट क्या, फैमिली ऑफ कर्व्स को, ये भी रिप्रेजेंट क्या, फैमिली ऑफ कर्व्स को, और दोनों जो है आपका क्या हो गया, तो दोनों भाई साहब आपका हो गया सेम, हाँ एक ही हो गया। तो यही हम लोगों को दिखाना है, और दोनों एक ही हो गया। इसी को लिखने का तरीका है इस प्रकार से, इंप्लाइज इंटीग्रेशन fx dx एंड इंटीग्रेशन gx dx आर इक्विवेलेंट। समझ गए, आर क्या है, इक्विवेलेंट, यही लिखने का इसका तरीका। ठीक बच्चों, तो होप कि आपको समझ में आया हो। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बच्चों, हम लोग प्रॉपर्टी 3 को देखते हैं। क्या है, कहता है कि दो फंक्शन को जोड़कर उसको इंटीग्रेट कीजिए, या फिर आप दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट करके जोड़ दीजिए, तो दोनों आपका सेम होता है। समझिए क्या बोले बाबू, कि दो फंक्शन को पहले जोड़कर तब आप इंटीग्रेट कीजिए, या फिर दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट करके तब जोड़िएगा, तो यह आपका दोनों समान होता है। आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, हाँ, बाय प्रॉपर्टी 1। हम लोग क्या जानते हैं, प्रॉपर्टीज 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स है, ये ना पढ़े थे। यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ, समझ गए, इंटीग्रेशन इस तरह से, डी बाय डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स बराबर क्या पढ़े थे बाबू, हम लोग इस प्रकार से पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका दोनों खत्म हो जाता है। प्रॉपर्टीज 1 में यही ना पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका दोनों खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ अंदर वाला आपका फंक्शन बचेगा। dx नहीं लिखिएगा, सिर्फ अंदर वाला फंक्शन, यानी कि fx प्लस gx, और इसको नाम आप क्या दे दीजिए, तो नाम दे दीजिए आप 1। ठीक है, अगेन d by dx of integration fx प्लस gx dx, इसको आप क्या क्या कर सकते हैं, इस दोनों भाई को आप क्या कीजिए, तो अलग अलग से तोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कि d by dx ऑफ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन fx dx, अब प्लस क्या हो जाएगा, तो d बाय डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन gx dx। ठीक, फिर आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए, प्रॉपर्टी 1, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, या यू कहें कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ आपका क्या बचेगा, fx। समझ गए, और यहां से आपका क्या बचेगा, बल्कि मैं जो है ना बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सुधार दूं, कि मैं इस तरह से सुधारूंगा कि देखिएगा इस प्रकार से, हाँ,
थोड़ा सा मैं यहाँ पर सुधार देता हूँ। क्या है? तो इंटीग्रेशन fx dx प्लस इंटीग्रेशन gx dx, ये लेकर मैं चलूँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको क्या मिला। तो आपको क्या मिला इस प्रकार से। ठीक, तो इसको मैं अलग कर दिया और इसको मैं क्या किया, अलग कर दिया। फिर आप प्रॉपर्टी से लगा दीजिए। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म, तो fx हो गया और यहाँ पर आपका क्या हो गया, gx, और इसको आप क्या कर लीजिए, तो इसको आप ले लीजिए 2 नंबर। प्यारे बच्चों देखिए अब आपका क्या हो गया कि 1 and 2 इंप्लाइज 1 और 2 से ये दोनों ही fx प्लस gx है, तो ये बाजूबल आपका बराबर हो गया, यानी कि d बाय dx ऑफ इंटीग्रेशन fx प्लस gx, हाँ, आपका dx बराबर ये वाला मिल गया, यानी कि d बाय dx ऑफ इंटीग्रेशन fx dx प्लस इंटीग्रेशन gx dx मिल गया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल यहाँ तक दिख रहा है। और अब देखिए तो प्रॉपर्टी 2 में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि यदि दो आपका इंटीग्रल है और दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों का डेरिवेटिव बराबर हो जाता है, तो दोनों आपका फैमिली ऑफ कर्व सेम रिप्रेजेंट करता है। नहीं, यही ना हम लोग पढ़े थे। तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, इंटीग्रेशन fx gx dx बराबर इसका भी ये खत्म हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन fx dx प्लस इंटीग्रेशन gx dx, कहां से, तो बाय प्रॉपर्टी 2। ये चीज हम लोग प्रॉपर्टी 2 में पढ़े। और बच्चों यही आपका क्या हो गया, सिद्ध। यही हम लोगों को सिद्ध करना, देख लीजिए, समझिए, मिला लीजिए, यही चीज हम लोगों को सिद्ध करना। ठीक, तो होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ये बच्चों अब हम लोग प्रॉपर्टी 4 को देखते हैं, क्या कहता है। 4 यानी रियल नंबर है k, यानी कि k आपका यदि कोई रियल नंबर है तो इंटीग्रेशन k fx dx बराबर k इंटीग्रेशन fx dx, यानी कि आपका कांस्टेंट जो है इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा। समझिए, ये जो k है आपका बाहर हो जाएगा। याद कीजिए हम लोग डिफरेंशिएशन में भी इसी तरह से पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे कि कांस्टेंट आपका डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है यदि किसी फंक्शन के साथ रहता है। तो सेम उसी तरह से आपका है इंटीग्रेशन। आइए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो d बाय dx ऑफ इंटीग्रेशन k fx dx बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज 1 से हम लोग क्या जानते हैं, यदि ऐसा रहे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों खत्म हो जाता है, आपका k fx बचेगा, इसको आप दे दीजिए 1। ठीक है, एंड d बाय dx ऑफ k इंटीग्रेशन fx dx, इसको लेकर चलिए। तो यह कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, k बाहर, d बाय dx ऑफ इंटीग्रेशन fx dx और k, फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस से खत्म हो जाएगा। तो अब क्या क्या बचेगा, fx, और इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप ले लीजिए 1 और 2 सेम है तो आपका LHS बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब इंप्लाइज d बाय dx ऑफ इंटीग्रेशन k fx dx बराबर d बाय dx ऑफ k इंटीग्रेशन k इंटीग्रेशन fx dx। और अब देखिए बाबू, अब हम लोग क्या पढ़े थे कि अब हम लोग प्रॉपर्टीज 2 में पढ़े थे कि दो इंटीग्रल का यदि आपका डिफरेंशिएशन समान है तो दोनों ही आपका इंटीग्रल समान हो जाता है, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। इंप्लाइज इंटीग्रेशन k fx dx बराबर आपका
के इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। हाँ, और यही चीज हम लोगों को दिखाना था, और ये बाबू आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है, देयर इज नो दिक्कत। ठीक है, तो अब देखिए तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स, तो के कांस्टेंट है, तो ये आपका जो है इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी 5 में है। प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन, समझ गए, के समझ गए, इंटीग्रेशन आपका क्या है, एक बार मैं देख लेता हूं क्या है प्रॉपर्टी 5। हाँ, बिल्कुल इसी तरह से जो मैं बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन k1 f1x प्लस k2 f2x प्लस डॉट 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 रहे। हाँ, तो सबसे आपका जो है ना कांस्टेंट बाहर हो जाएगी, जैसे k1 इंटीग्रेशन f1x dx प्लस k2 बाहर इंटीग्रेशन f2x dx प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ गए बच्चों, यही जो है कि आपका जनरल फॉर्म है। तो प्यारे बच्चों, होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़े, तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़े कि इंडिफिनिट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, यानी कि अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण हम लोग पढ़े। और फिर वहां से हम लोग क्या सीखे, वहां से सीखे कि आपका जो है इंडिफिनिट इंटीग्रल, हाँ, फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, जो कि जिस पर एक हम लोग एक्स एक्सिस पे जो लिए थे हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन लिए थे, तो उस लाइन का और जो कर्व, जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमने टेंजेंट खींचा था, तो वह टेंजेंट, वह स्पर्श रेखाएं सारा का सारा पैरेलल समांतर हो गया था, जो कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता है। फिर हमने जो है ना कि आज 5 प्रॉपर्टीज को पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो पहले तो मैं कहूंगा कि आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं कुछ बोलता हूं। तो ये बच्चों आपको समझ में आया होगा, प्रॉपर्टीज भी समझ में आया होगा। तो ये सेशन आज मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और अब जो आपका अगला सेशन होगा, जो अगला लेक्चर होगा, उसमें मैं एनसीईआरटी से, हाँ, एनसीईआरटी से मैं कुछ एग्जाम्पल्स को बताऊंगा। ठीक है बच्चों।